कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिला में आज मैं 7th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं और हमारे टॉपिक का नाम TDS इक्वेशंस एंड क्लासियस-क्लैपेरॉन्स इक्वेशन है। TDS इक्वेशंस बुनियादी तौर पर हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम मुख्तलिफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकें, चाहे वो चेंज इन एंट्रोपी dV और dt की फॉर्म में हो, dP एंड dt की फॉर्म में हो या dV एंड dP की फॉर्म में हो, और चाहे ये चेंज इन एंट्रोपी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज जैसा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और बल्क मॉडुलस की फॉर्म में हो। यानी TDS इक्वेशंस हमें इस काबिल बनाती हैं टू कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी कि हम चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकें ड्यूरिंग वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस, मुख्तलिफ काबिले वापसी प्रोसेसेस के लिए इन टर्म्स ऑफ किसकी हालत में, किस फॉर्म में, dV एंड dt की फॉर्म में, डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में, या डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर एंड डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में, या डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर की फॉर्म में, और हत्ता के एंड इवन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज की फॉर्म में जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड द बल्क मॉडुलस। यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हो सकता है, और आपको पता है कि बल्क मॉडुलस ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो हुआ करती है वॉल्यूम के सिलसिला में। अब हम फर्स्ट TDS इक्वेशन के बारे में तारुफ करते हैं। फर्ज कीजिए हमारा जो एंट्रोपी है वो फंक्शन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, तो हम एंट्रोपी को लिख सकते हैं S इज इक्वल टू S फंक्शन ऑफ T एंड V। कंसीडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और इसको हम बआसानी लिख सकते हैं प्रीवियस कंसेप्ट के मुताबिक। इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशियल लिया, ds इज इक्वल टू करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dt प्लस करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। तो यूं इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ds ओवर किसको S इज इक्वल टू S फंक्शन ऑफ T एंड V को ds इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस partial derivative of S at with respect to volume at constant temperature dV। जब मैं इस डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव या डो या करली किसी एक का भी जिक्र करूं, सबकी मीनिंग सेम होगी। यानी इसको हम, इस निशान को हम करली भी कह सकते हैं, डो भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो मैं जो भी बोल दूं वो ठीक होगा, क्योंकि सारे इसी के लिए नाम हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय T। अब हम इस साइड को भी और इधर भी T से मल्टीप्लाई करते हैं। TDS इज इक्वल टू T करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस T करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक कि ds बराबर होता है dq बाई T, तो dq आ जाएगा TDS। तो अब हम इस फॉर्म को यहां लाने की कोशिश करते हैं। मसलन आपने T करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इधर बाहर निकाला। आप जानते हैं कि T को अगर मैं अंदर ले जाऊं और इसको D समझ लूं, T डेल्टा S का मतलब है TDS,
और आपको पता है ये टी अंदर जाके TDS बनेगा, इस TDS की वैल्यू DQ है, लिहाजा यहां पर टी और इस DS या डेल्टा एस की जगह पे DQ आ जाएगा, DQ DT आ जाएगा बटे में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक DQ ओवर DT एट कांस्टेंट V को CV लिख सकते हैं। लिहाजा आपने ये वाली वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट की तो इक्वेशन नंबर 1 क्या शक्ल अटेन करेगी, TDS इज इक्वल टू ये सारे का सारा फैक्टर CV बन जाएगा, DT पहले से मौजूद है, ये वाला फैक्टर वैसे ही मौजूद है, प्लस T करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स टू इक्वेशन, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि DF इज इक्वल टू माइनस SDT मनफी PdV प्रीवियस लेक्चर्स में टू गेट मैक्सवेल रिलेशंस। अब इस रिलेशन को, इस इक्वेशन DF इज इक्वल टू मनफी SDT माइनस PdV को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और पहले भी हम इसको 2-3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि आप करली, हम कह सकते हैं कि इस करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट T, इस वाले फैक्टर को हम करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। देन हमारी ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 क्या शक्ल अटेन करेगी, TDS इज इक्वल टू CVDT प्लस T करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम DV, यानी हमने इसकी जगह पर इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 इस फॉर्म में आ चुकी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट TDS इक्वेशन। इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम मैथमेटिकल थ्योरम के मुताबिक जानते हैं करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1। तरतीब याद रखने के लिए नीचे V है तो ऊपर V होगा, नीचे T है तो ऊपर T होगा, और एंड पे वही होगा जो यहां मौजूद है। तो एक्चुअली ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, और ये इससे कटता है। ये मैथमेटिकल थ्योरम है, हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो ये इक्वल टू होता है -1। अब यहां से हम इस फैक्टर को करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब ये चीज इधर आएगी तो उलट जाएगी और बन जाएगी करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये दोनों फैक्टर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ, इस मैथमेटिकल थ्योरम की रिलेशन में से हमने इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, और करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, ये माइनस वही है, और ये दोनों के दोनों फैक्टर वैसे रहेंगे, करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वैल्यू हमने इसकी अटेन कर ली है। अब हमने इसमें अपनी तरफ से V और 1 ओवर V की मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि हमने इस सारी इक्वेशन को V एंड 1 ओवर V से मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए किया कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस V और 1 ओवर V तो कट जाते हैं, चीज तो वही रहनी है, लेकिन हमारा मकसद हल हो जाएगा। लिहाजा ये हमारा करली P ओवर करली T V माइनस V करली P माइनस V करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू 1 ओवर V करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अब हम इस सारी रिलेशन को हम K बीटा, या ये K है कैपिटल, अब ये जहन में रखेंगे आप, ये K है कैपिटल K, और फिर ये K बराबर होता है स्मॉल 1 ओवर K,
ये कैपिटल के ये वाला ये स्मॉल 1/k के बराबर होता है, यानी कि स्मॉल के और कैपिटल के एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हम इस करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इसके बराबर लिख सकते हैं, और इस चीज को हम के बीटा या बीटा ओवर स्मॉल के, ये कैपिटल के है, बहुत फर्क है, ये स्मॉल के है, कैपिटल के और स्मॉल के एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? दो फॉर्मूले हमने यूज किए, ये देखें, हेयर बीटा इज इक्वल टू 1/v करली v ओवर करली t इनटू एट कांस्टेंट p। तो यू कैन से ये वाला फैक्टर 1/v करली v ओवर करली t एट कांस्टेंट प्रेशर वो बीटा के बराबर है। तो यहां बीटा आ गया, इस सारे फैक्टर की जगह पर यहां बीटा आ गया, या यहां। अब बाकी रह गई बात इसकी। हम जानते हैं कि ये जो स्मॉल के है ये 1 ओवर कैपिटल के या कैपिटल के इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल के, ये बराबर होता है -1/v करली v ओवर करली p इंटू t के। अब आप देखें यहां पर है v माइनस के साथ करली p ओवर करली v t, तो हम अगर इसको इनवर्स करें तो v बटे में चला जाएगा, 1/v मनफी वैसे ही आएगा। ये करली p ओवर करली v ओवर करली p आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये अल्टीमेट बराबर होगा स्मॉल के। किसके बराबर होगा? स्मॉल के। लिहाजा स्मॉल के या कैपिटल के जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वो एक्चुअली या इसके इनवर्स के बराबर है। यानी अगर ये चीज स्मॉल के है, अगर मैं कैपिटल के लेना चाहूं तो वो इसको उल्टा देगा, -v करली p ओवर करली v कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर हमने पहले लिखा कैपिटल के, तो कैपिटल के लिखने का मकसद है कि यही चीज डायरेक्ट है ये वाली, और अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं, उलट कर दूं, तो वो स्मॉल के इक्विवेलेंट आ जाएगी। चूंकि के और स्मॉल के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये वाली वैल्यू सारी की सारी अगर कैपिटल के की है, अगर मैं इसको उल्टाऊं तो वो सारी वैल्यू जो है ये वाली वो स्मॉल के की आ जाएगी। लिहाजा आपका करली p ओवर करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो कि -v करली p ओवर करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू 1/v करली v ओवर करली t एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर था, ये सारा फैक्टर अब इक्विवेलेंट हो गया के कैपिटल बीटा या बीटा ओवर स्मॉल के, चूंकि कैपिटल के और स्मॉल के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों फॉर्मूले यहां मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपकी बुक में यहां पर मिस्टेक हुई हुई है, उन्होंने स्मॉल के इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू -1/v करली v ओवर यहां पर p की जगह पे उन्होंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, जो कि मिस्टेक है। तो ये वाला फार्मूला वाज़े तौर पर क्लियर फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहां पर बुक में आपके मिस्टेक होगी, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो इसको ना भी देखें, ये दो फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, जहां पर 1/v करली v ओवर करली t एट कांस्टेंट प्रेशर बीटा के बराबर, और ये वाली सारी चीज चूंकि कैपिटल के बराबर होती है, जब बटे में लाना चाहेंगे इसको तो बटे में लाने के लिए अल्टीमेट बात है ये उल्ट हो जाएगा और कैपिटल के स्मॉल के में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इस सारे फैक्टर को स्मॉल के की फॉर्म में यहां ऐसे लिख देंगे। तो अब आपकी सेकंड टीडीएस इक्वेशन टीडीएस इज इक्वल टू सीवी dt, यही वाली हमने तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, ये वाली। तो इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हमने यहां T और dV तो मौजूद ही रहेगा, ये T और dV देखें, ये है T और dV, और ये सारा फैक्टर कौन सा, करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो बीटा ओवर स्मॉल के बराबर आ जाएगा। तो यूं आपकी जो फाइनल रिलेशन है सेकंड टीडीएस रिलेशन या इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस बीटा ओवर के T dV के बराबर अटेन हो जाएगी।
अब हम ये आपकी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है। ये अभी हमने सारी की सारी जो डिस्कस की है ये फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है जो कि यहां पर आकर खत्म होगी। तो यूं फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन टीडीएस इज इक्वल टू सीवीडीटी प्लस बीटा ओवर के टी डीवी के बराबर होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड टीडीएस इक्वेशन। अब हम एंट्रोपी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसीडर करेंगे, और जब इसको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लेंगे तो इसका डिफरेंशियल लेने पर करली एस ओवर करली टी पी डी टी प्लस करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी के बराबर आ जाएगा। दोनों साइडों को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल पिछले स्टाइल पे। और अगेन हम जानते हैं कि ये टी जब डेल्टा एस या डी एस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यू बन जाएगा, और हम जानते हैं डी क्यू बाई ये डी टी ये वाला एट कांस्टेंट प्रेशर वो सीपी के बराबर होता है। लिहाजा आपकी इक्वेशन ये वाली 1 जो है क्या शक्ल अटेन करेगी, टी डी एस इज इक्वल टू सीपी डी टी प्लस टी करली एस ओवर करली पी टी इंटू डी पी। यानी हमने पहले टी से मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं टीडीएस डी क्यू होता है, लिहाजा ये वाला फैक्टर टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये अंदर चला गया और टीडीएस जो है डी क्यू के बराबर आ गया, और डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट पी वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसको हमने सीपी कह दिया। यूं ये वाला सारा फैक्टर वो सीपी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इक्वेशन 1 क्या शक्ल अटेन करेगी, टीडीएस इज इक्वल टू सीपी डी टी प्लस टी करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी होगा ये वाला फैक्टर, और ये वाला डीटी और ये टीडीएस सेम रहेगा, सिर्फ हमने इसकी जगह पर सीपी सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स टू इक्वेशन। ये गिब्स वाला हमारे पास पीछे हमने रिलेशन पढ़ी हुई है, डी जी इक्वल टू मनफी एस जी टी प्लस वी डी पी, और हमें पता है ये वाली जो हमारे पास रिलेशन है ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है कि करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली टी इंटू यानी ये मनफी एस जी टी प्लस वी डी पी करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मनफी जो है यहां आ जाएगा, करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होगा। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ये 4 किस जगह पर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, अल्टीमेट बात है करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होगी, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म अक्वायर करेगी, TDS equal to CPDT minus will be involved, Pascal sign will be finished, and you will get curly V over curly T at constant pressure and this dP. This is equation 5 and basically this is called second TDS equation. तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने जैसे हमने पीछे S टी और वी का फंक्शन लिया था, तो यहां हमने टी और पी का फंक्शन लिया, वहां पिछली इक्वेशन में टी से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइडों पे, और यहां टी डी एस की वैल्यू डी की सब्स्टिट्यूट करते हुए हमने इस सारे की वैल्यू पिछले इक्वेशन में सी वी फाइंड आउट की थी, तो यहां हमने सी पी फाइंड की है, वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर ये गिब्स वाली रिलेशन से इस इक्वेशन के जरिए हमने करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू जो कि माइनस करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और हमारे पास सेकंड टीडीएस इक्वेशन टीडीएस इज इक्वल टू सीपीडीटी माइनस टी करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी अटेन हो गई। अब हम थर्ड टीडीएस इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ये जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जैसा कि पहले एंट्रोपी को पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर लिया, इसमें चेंज ये है कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड सिमिलर पैटर्न पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है डीएस इज इक्वल टू करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीपी प्लस करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर
और डी वी। तो हम इस सारे S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को यूं डिफरेंशियल फॉर्म में, डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों साइडों को पहले वाले स्टाइल पे जैसे 1 और 2 में किया, T से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने TDS इज इक्वल टू T करली S ओवर करली P कांस्टेंट वॉल्यूम DP प्लस T करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट प्रेशर DV अटेन कर ली। अब हमने इस फैक्टर को ब्रेकअप करना है। TDS इज इक्वल टू T, हमने करली S ओवर करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम को करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करली T एट करली P कांस्टेंट वॉल्यूम, DP वैसे का वैसा। हमने इसको किस तरह लिखा कि एक्चुअली T और करली T कट जाएगा, या ऊपर करली S ओवर करली P, करली S ओवर करली P ही बचेगा। बिल्कुल सेम स्टाइल में करली S ओवर करली T, करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट प्रेशर DV आ जाएगा। चूंकि ये T और T कट जाएंगे और अगेन हमें करली S ओवर करली V कांस्टेंट प्रेशर पे अटेन हो जाएगा। यानी हमने इसको T की फॉर्म में, इसको भी करली T इन्वॉल्व करते हुए एक्सपेंड कर दिया है। नाउ we will get TDS is equal to, अब यहां जरा ध्यान रहे कि T को आप अंदर लेके जाएंगे, TDS वो DQ बन जाएगा, DQ बाई DT कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV होता है पहली इक्वेशन के मुताबिक। तो हमने इस सारे की वैल्यू को CV में कन्वर्ट किया, बाकी वैसे का वैसा। जबकि इधर आए, T जब अंदर जाएगा तो TDS बन जाएगा, TDS जो है वो DQ होता है, और जब ये T और DS DQ बन जाएंगे तो DQ बटा DT एट कांस्टेंट प्रेशर वो CP मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर होती है। लिहाजा हमने इसको CP में कन्वर्ट कर दिया और करली T ओवर करली P कांस्टेंट प्रेशर DV वैसे का वैसा। तो हमें ये जहन में रखना होगा कि T और DS फिर DQ बाई DT एट कांस्टेंट V CV के बराबर, बाकी सारा वैसे। TDS एट कांस्टेंट प्रेशर DQ बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर CP के बराबर, बाकी सारी रिलेशन वही। तो यूं ऊपर वाली इक्वेशन TDS इज इक्वल टू CV करली T ओवर करली P कांस्टेंट वॉल्यूम DP प्लस CP करली T ओवर करली V एट कांस्टेंट प्रेशर DV इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। मैथमेटिकल थ्योरम के मुताबिक करली ओवर करली V T, करली V ओवर करली T P, करली T ओवर करली P V इक्वल टू -1 लिखा जा सकता है। यहां से हम करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लाजमी बात है ये फैक्टर वैसे ही रहा तो ये दोनों फैक्टर इधर जाके रिवर्स हो जाएंगे, V ऊपर P नीचे, V ऊपर P नीचे, और ये T ऊपर और V नीचे हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और इस वैल्यू को हम यहां से उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, जब हम इस वैल्यू को इस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो TDS इज इक्वल टू माइनस CV, चूंकि ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, करली V ओवर करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करली T ओवर करली V एट कांस्टेंट प्रेशर DP, प्लस ये वाला फैक्टर आपका वैसे तो वही रहेगा, लेकिन हम एक एडिशन करेंगे, हम इधर V और 1 ओवर V को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? चूंकि V और 1 ओवर V जब मल्टीप्लाई होंगे तो कट के यही वाला फैक्टर आ जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से हमें बेनिफिट होगा कि हम बीटा वगैरह की कीमत सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। लिहाजा हमने इस कीमत की जगह पर ये वाली कीमत पुट की और इस फैक्टर में V और 1 ओवर V को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास ये शक्ल अटेन हो गई है। नाउ TDS इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले गए, CV इज इक्वल टू -1 ओवर V करली V ओवर करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर को इकट्ठा कर लिया, V करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट प्रेशर अलहदा कर दिया, DP पहले से हमारे पास बाहर मौजूद है, और ये सारा फैक्टर क्या शक्ल अटेन करेगा, CP, और ये 1 ओवर V वैसे का वैसा, यानी कि CP 1 ओवर V ये और DV ये जो V करली T ओवर करली P एट कांस्टेंट प्रेशर है ये 1 ओवर बीटा के बराबर होगा। चूंकि बीटा होता है 1 ओवर V करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, जब इसको उल्टाएंगे तो वो 1 ओवर बीटा बन जाएगा। इस रिलेशन के मुताबिक ये देख सकते हैं आप कि यहां से बीटा होता है 1 ओवर V करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि हमने जब इसको उल्टाया
तो ये 1/बीटा किसके बराबर होगा? 1/बीटा विल बी इक्वल टू v ऊपर जाएगा, करली टी ऊपर और करली v नीचे, तो ये वाली शक्ल आ जाएगी। तो हमने कीमत इसकी सब्स्टिट्यूट की है, यानी ये जो सारा फैक्टर है एक्चुअली ये वाला फैक्टर 1/बीटा के बराबर है। तो यूं ये वाला फैक्टर Cp, ये dv वैसे का वैसा और ये 1/v वैसे का वैसा, ये v इंटू करली टी ओवर करली v एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जिस पर मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये वाला 1/बीटा के बराबर होगा, जो कि नीचे आ जाएगा। अब रह गई इस फैक्टर की बात, तो ये बहुत आसान है। देखें अगेन, हम यहां पर v करली टी ओवर करली v एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल ऐसे यही वाला स्टाइल, बिल्कुल यही, ये 1/बीटा के बराबर होगा, तो बीटा नीचे चला जाएगा। चूंकि वैसे बीटा जो है 1/v करली v ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब 1/बीटा आएगा तो v ऊपर जाएगा, करली टी ओवर करली v हो जाएगा, यानी ये वाली शक्ल आ जाएगी। तो ये चूंकि सारा बीटा के बराबर है, 1/बीटा के बराबर है, लिहाजा ये बीटा 1 का मतलब है बटे में चला गया। अब रह गया झगड़ा k का, तो k बहुत आसान है, k बराबर होता है स्मॉल k इज इक्वल टू -1/v करली v ओवर करली p एट t। हम पिछले इक्वेशन में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यूं यहां पर हम बीटा और दूसरी k की, स्मॉल k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास शक्ल अटेन होगी इस थर्ड टीडीएस इक्वेशन की, वो होगी TDS इज इक्वल टू CV। जैसा मैंने पहले गुजारिश कर दी है कि ये सारे का सारा वो स्मॉल k के बराबर है, ये k आ गया, और ये वाला फैक्टर चूंकि एक्चुअली बीटा के बराबर है, लेकिन हमने चूंकि 1/बीटा लेना है, तो ये बीटा नीचे इन्वॉल्व हो जाएगा, dp ये वाला आ जाएगा, जमा Cp v, और फिर वही बात कि हमने 1/बीटा इस सारे की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो साथ dv वैसे का वैसा ही आना है। तो ये हमारे पास रिलेशन TDS इज इक्वल टू CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, k/बीटा dp प्लस Cp v इंटू बीटा dv के बराबर हो जाएगा। ये दो फार्मूले सब्स्टिट्यूट करके हमने ये शक्ल अटेन की है। अगर हम कैपिटल K कहेंगे तो कैपिटल K स्मॉल k का इनवर्स होगा, और अगर हम बीटा ये लेते हैं तो 1/बीटा इस सारे का इनवर्स होगा। यूं हमारे पास तीन इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड TDS इक्वेशंस अटेन हो गई हैं। अब हम क्लासियस, जिसको हम क्लासियस भी कहते हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो रिलेशन है वो एक्चुअली G इक्वल टू H माइनस TS होती है, लेकिन चूंकि ये हेल्महोल्ट्ज वाला H जो है ये U प्लस PV के बराबर होता है, तो आप गिब्स के रिलेशन के लिए अगर ये लिखें तब भी ठीक है, ये लिखें तब भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये शॉर्ट फॉर्म ही कारआमद है, लिहाजा हम इस रिलेशन को कंसीडर करेंगे। अब फॉर इनफिनिटिजिमल रिवर्सिबल प्रोसेसेस हम डिफरेंशियल लेते हैं, dg इज इक्वल टू dh माइनस, अंदर ब्रैकेट शुरू होगी, t कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ s प्लस s कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ t, ब्रैकेट बंद, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, और हमारे पास dg इज इक्वल टू dh माइनस TDS माइनस SDT के बराबर आ जाएगा। हम जानते हैं DH इज इक्वल टू DQ प्लस VDP होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में तफसीलन पढ़ चुके हैं। तो यहां हम DH की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, DG इज इक्वल टू DQ प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT के बराबर आ जाएगा। तो DG इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि DS इज इक्वल टू DQ ओवर T, तो DQ इज इक्वल टू TDS होता है। इस TQ की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। अब TDS कट जाएगा, DG विल बी इक्वल टू माइनस SDT प्लस VDP हमें अटेन हो जाएगा। दिस विल बी called equation number 1. The thermodynamic process operating at constant temperature, हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे
प्रोसीड किया जाए उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी कि वेपोराइजेशन, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, मतलब आइसोथर्मल। और आपका दूसरा प्रोसेस आइसोबैरिक एट ए टाइम होल्ड हो रहे होते हैं। तो द चेंज ऑफ फेज, हालत का तब्दील होना, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी कि लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, यानी दो प्रोसेस आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक दोनों होल्ड होते हैं। सो वी गेट एन आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस इन विच dt इज इक्वल टू 0 एंड dp इज इक्वल टू 0। ये इसलिए 0 हुए हैं, t कांस्टेंट है तो उसमें चेंज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट या डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट 0 होगा। इस तरह p कांस्टेंट है, चूंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसमें जो डिफरेंशियल या डेरिवेटिव है कांस्टेंट प्रेशर का वो 0 होगा। देन इक्वेशन 1 विल बिकम dg इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे अगर इंटीग्रल लें तो g विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यूं dg 0 से g कांस्टेंट हमने अटेन कर लिया। अब हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, कोई गैस ही हो सकती है, कोई सब्सटेंस लेते हैं जो कि दो फेजेस में इक्विलिब्रियम स्टेट में है और प्रेशर एंड टेम्परेचर P एंड T है। यानी कंसीडर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू फेजेस इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं और प्रेशर जो है वो प्रेशर जो है P और टेम्परेचर जो है वो T है। अब अल्टीमेट बात है, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होगी। इसका मतलब है G कांस्टेंट का मतलब है G1 बराबर है G2। जैसे बिल्कुल बॉयल्स लॉ में हम P1 V1 बराबर P2 V2 को PV बराबर कांस्टेंट, या चार्ल्स लॉ को V1 ओवर T1 बराबर V2 ओवर T2 को V ओवर T इज इक्वल कांस्टेंट लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगर G1 बराबर G2 होगा तो G कांस्टेंट है। अगर G कांस्टेंट है तो दो स्टेट्स के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में हूं, हम कह सकते हैं G1 एक स्टेट को ज़ाहिर करती है और G2 दूसरी स्टेट को ज़ाहिर करती है। G1 इज इक्वल टू G2, इसका मतलब है G कांस्टेंट और G1 बराबर G2 ये सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आपका टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस dt हो जाएगा। तो अल्टीमेट बात है जो प्रेशर है P वो थोड़ा सा इंक्रीज होके P से P प्लस dP हो जाएगा और अंडर इक्विलिब्रियम ये रिलेशन जो है G1 अल्टीमेट, इसमें भी इजाफा dG1 और इसमें भी इजाफा dG2 हो जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। G1 से G1, G2 से G2 कट जाएगा, dG1 इज इक्वल टू dG2 आ जाएगा। अगर dG1 और dG2 बराबर हैं तो हम जानते हैं dG हमारे पास माइनस SDT प्लस VDP है। तो अल्टीमेट बात है ये डिफरेंशियल्स छोड़ के 1 ये S और V और G ये 1 1 1 और दूसरी स्टेट के लिए 2 2 2 शक्ल अटेन करेंगे। तो इस कंडीशन dG1 इज इक्वल टू dG2 के मुताबिक जो इक्वेशन 1 है वो क्या शक्ल अटेन करेगी, ये देखें, मनफी S1 dt प्लस V1 dP, dt और dP में कोई चेंज नहीं होगी, इज इक्वल टू माइनस S2 प्लस V2 dP। अब आप इसको ये सारी टर्मों को रीअरेंज करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, आप इस V1 dP को इधर शिफ्ट करेंगे और इस S2 dt को इधर शिफ्ट करेंगे, फिर दोनों साइडें चेंज कर देंगे तो dt कॉमन आएगा, S2 मनफी S1, dP कॉमन आएगा, V2 मनफी V1। आपका ये वाला dt वो बटे में शिफ्ट कर दें, ये V2 मनफी V1 ये इधर बटे में शिफ्ट कर दें। तो यूं इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर ख्याल क्या रखना है कि dP के साथ V2 मनफी V1 है तो इधर dt के साथ 2 वाला फैक्टर पहले आए, यानी S2 मनफी S1 आए। अगर S1 मनफी S2 हो तो इधर V1 मनफी V2 हो, वो भी ठीक होगा। लिहाजा आप इस रिलेशन को इनको रीअरेंज करने पर हासिल कर सकते हैं और P के नीचे आपने dt ले आना है और डिफरेंशियल या डेरिवेटिव के बगैर जो हैं
उनको एक साइड पे ले जाना है। तो dp ओवर dt इज इक्वल टू S2 मनफी S1 ओवर V2 मनफी V1 के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, dp ओवर dt इज इक्वल टू हमारे पास यहां से आप देख सकते हो कि dp ओवर dt S2 मनफी S1 ओवर V2 मनफी V1 को आप t और t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आप इस फॉर्म में ला सकते हो। यानी कि प्रीवियस रिलेशन में हमने t से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया राइट साइड को, तो वी विल गेट dp ओवर dt इज इक्वल टू t S2 मनफी S1 ओवर t V2 मनफी V1। अब आप जानते हो S2 मनफी S1 को ds लिखा जा सकता है ओवर t इंटू V2 मनफी V1, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि V2 मनफी V1 को सर dv की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। हमने इसको इसलिए लिखा कि हम TDS बनाना चाहते थे, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इंट्रोपी के TDS बराबर होती dq, लिहाजा TDS को dq पुट किया, dp ओवर dt इज इक्वल टू dq ओवर t इंटू V2 मनफी V1 के बराबर आ गया। नो हम जानते हैं ये dq जो है ये mLV के बराबर होता है, m mass ऑफ द सब्सटेंस या mass ऑफ द मटेरियल, और LV को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहते हैं खोलाओ की हरारत मख्फी, dq इज इक्वल टू mLV। तो लिहाजा हमने इस dq को, जो कि हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन खुलाओ की हरारत मख्फी के बराबर होता है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब V2 मनफी V1 क्या चीज है, अब गौर कीजिए, यहां V2 मनफी V1 इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल V2 मनफी स्मॉल V1 है। माइंड इट, ये V2 और V1 ये आम वॉल्यूम है, जबकि V2 और V1 ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं, ये आम वॉल्यूम नहीं है। तो जहन में रहे कि V2 मनफी V1 ये आम वॉल्यूम नहीं है। इसको जरा आप एक दफा सुन लें, स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटा v, बड़ा V आम वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स occupied by 1 kilogram of a particular substance or material, या इसको यूं भी कह सकते हैं specific volume is the volume occupied by a unit mass of a material। तो माइंड इट, आम वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम में बड़ा फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v वो इक्वल होता है वॉल्यूम कैपिटल वॉल्यूम यानी कि बड़ा V बटा मैस। तो बड़ा V स्मॉल v इंटू मैस ऑफ द मटेरियल या सब्सटेंस के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये बड़ा V2 बड़ा V1 ये आम वॉल्यूम है, ये V2 स्मॉल और V1 स्मॉल ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं। और मैंने अभी गुजारिश की, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी स्मॉल v इज इक्वल टू आम वॉल्यूम कैपिटल V ओवर m होता है, लिहाजा बड़ा V बराबर आएगा छोटा m इंटू छोटा v। तो ये देखें, ये छोटा m छोटा V2 माइनस छोटा m छोटा V1, तो m कॉमन आएगा तो अंदर आएगा स्मॉल V2 माइनस स्मॉल V1। तो जहन में रहे ये सेम नहीं है, लिहाजा बड़े V2 बड़े V1 की जगह पर स्मॉल V2 स्मॉल V1 उस वक्त आएगा जब m इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा V स्मॉल v इंटू m के बराबर होता है। तो लिहाजा वेयर V1 एंड V2 डिनोट्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड एंड vapor and LV is the latent heat of vaporization as I have earlier said। तो लिहाजा dp over dt is equal to ये dq चूंकि mLV के बराबर है और ये t वैसे का वैसा, और चूंकि बड़ा V2 m इंटू स्मॉल V2 माइनस m इंटू स्मॉल V1, लिहाजा m कॉमन, तो mt इंटू स्मॉल V2 माइनस स्मॉल V1, यानी हमने V2 V1 कैपिटल को
स्पेसिफिक वॉल्यूम्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो dp ओवर dt विल बी इक्वल टू mm विल बी कैंसल्ड, lv ओवर t इंटू v2 मनफी v1। दिस इज कॉल्ड Clausius-Clapeyron equation. This equation tells us the vapor pressure of a liquid increases with rise in temperature and melting point of the substance which expands on melting is raised by increase of pressure. ये फिक्रा बड़ा अहम है कि Clausius-Clapeyron equation में बताती है, ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई ना। This equation tells us वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज करता है और उसका हर उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। वो सब्सटेंस जो मेल्ट होने पर फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, चूंकि दो किस्म के हमारे पास सब्सटेंस हैं, एक वो सब्सटेंस जो मेल्ट होने पर एक्सपैंड करते हैं, एक वो सब्सटेंस जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए आगे लिखा है, वाइल दैट ऑफ सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर्ड हो जाता है, कम हो जाता है इंक्रीज ऑफ प्रेशर से। अब इस फिक्रे को हम यूं कह सकते हैं कि Clausius-Clapeyron इक्वेशन हमें यह बताती है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने से। और दो किस्म के मटेरियल्स में से एक वो किस्म जो टेम्परेचर के बढ़ने से अपना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाती है, तो वो लाजमी बात है पिघलने पर फैलती होगी। और दूसरे मटेरियल की ये सब्सटेंस की किस्म जो पिघलने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्रेशर के और टेम्परेचर के बढ़ने पर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम एक दो लाइनें इस बारे में जानते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें पता है बहुत सारे मटेरियल हैं आम जिंदगी में जिनको जब पिघलाया जाता है तो वो फैलते हैं, ये तो कॉमन बात है। लेकिन सम मटेरियल्स लाइक सिलिका, रेत, सिलिका ग्लास, आपको पता है ग्लास या शीशे का अहम इंग्रेडिएंट रेत या सिलिका होता है। एग्जिबिट नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन। नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन उनका होता है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब पिघले तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, विच मेक्स देम कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। और इस किस्म के मटेरियल बहुत सारे कहे जा सकते हैं। एबनॉर्मल मटेरियल्स होते हैं ये, एबनॉर्मल सॉलिड्स लाइक आइस, जैसे बर्फ है, बिस्मिथ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग इनटू लिक्विड्स, यानी कि जब ये लिक्विड बनते हैं तो ये मेल्ट डाउन हो जाते हैं, जब लिक्विड बनते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सच सॉलिड्स दे चेंज इनटू द लिक्विड and the change is assisted by the increase in pressure. Thus the melting point of ice is lowered by application of pressure. So we can say in the light of Clausius-Clapeyron's equation that the vapor pressure of liquid increases with the increase in temperature, and जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दो किस्म का बिहेवियर दो किस्म के मटेरियल्स के लिए होता है। वो मटेरियल्स जो गर्म करने पर टेम्परेचर देने पर मेल्ट होके फैलते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, जबकि वो मटेरियल जो गर्म होने पर जब वो लिक्विफाई होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है, मुराद कम हो जाता है टेम्परेचर यानी प्रेशर के इंक्रीज करने पर। और जैसे हमने इनकी मिसालें दी हैं, जैसा बिस्मिथ और आइस और सिलिका ग्लास, तो ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये मेल्ट डाउन होते हैं, और ये मेल्ट होने पर बजाय फैलने के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासियस-क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। देखें, आपकी इक्वेशन तो एक्चुअली यहीं तक है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसके आगे हल करना चाहे, ना लिखेगा नंबर कोई नहीं कटेगा, लेकिन अगर लिखेगा तो अच्छा इंप्रेशन होगा। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, अगर आपकी मर्जी हो तो तैयार कीजिएगा, वरना वहीं तक काफी है। लेट फॉर आइडियल गैस V2 मनफी V1 को हम V ले लेते हैं, यानी कि ये जो V2 मनफी V1 है इसको हमने V समझा, तो dP ओवर dt इज इक्वल टू LV ओवर TV आ गया। LV लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, T टेम्परेचर, V आपको पता है। dP ओवर dt इज इक्वल टू LV ओवर T इंटू RT ओवर P, क्योंकि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल को 1 लिया, PV इज इक्वल टू RT, V इज इक्वल टू RT ओवर P। तो हम जब यहां पर इस बटे में V को पुट करेंगे तो RT ओवर P यहां आ जाएगा। तो dP ओवर dt LV ओवर T और T मल्टीप्लाई होंगे, RT स्क्वायर ओवर P, देन dP ओवर dt, ये वाला P ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, PLV ओवर RT स्क्वायर। अब हम व्हाट वी विल डू, प्रेशर को बटे में लाएंगे, dt को ऊपर ले जाएंगे, तो dP ओवर P इज इक्वल टू LV over R dt over T square. Now taking integral on both sides, integral dP over P is equal to LV over R, ये कांस्टेंट के तौर पे चुके आ रहे हैं, तो इंटीग्रल dt over T square। हम जानते हैं T ऊपर जाएगा तो T माइनस 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो T मनफी 1 बटा मनफी 1, यानी कि T माइनस 2 प्लस 1 बटा पावर जो है मनफी 2 प्लस 1, प्लस लॉग ऑफ C आएगा, प्लस लॉग ऑफ C आएगा। यहां मैं जरा लिखना भूल गया हूं, लॉग ऑफ P LV ओवर R T माइनस 1 बटा माइनस 1, यहां प्लस आना है लॉग ऑफ C, लॉग ऑफ C। ये नहीं होगा, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, इसको फैक्टर को आप गायब कर देंगे। हां, ये जो लॉग ऑफ P है LV ओवर R T माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ C के बराबर होगा। तो देन लॉग ऑफ P बराबर है LV ओवर R T माइनस 1 मनफी 1 प्लस लॉग ऑफ C। मैंने यहां वाजे करके लिख दिया, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने लॉग ऑफ C को मिसिंग किया है, ये फैक्टर इजाफी आ गया, इसको गायब कर दें, ये स्टेनोग्राफिकल मिस्टेक हुई हुई है। तो आपकी एक्चुअली लॉग लेने के बाद जो शक्ल बनेगी, लॉग ऑफ P, लॉग ऑफ latent heat of vaporization over R T minus 1 minus 1 plus log of C। अब what you will do, आप इस इक्वेशन को log of P is equal to minus LV over RT की फॉर्म में लिख सकते हो। ये माइनस आपका बाहर आ गया और जो T मनफी 1 ऊपर था वो नीचे आ गया, प्लस log of C ये लिखा हुआ है। अब log of P इज इक्वल टू, इस सारी चीज को आप log of E पावर माइनस LV ओवर RT लिख सकते हो। आप कहेंगे यहां पर log कहां से आ गया, देखें ये जो log होता है इसकी बेस होती है E, log of E टू द बेस E ये 1 होता है, तो ये समझें 1 खत्म होके यही वाली चीज मनफी LV ओवर RT, ये मनफी LV ओवर RT आ जाएगा, प्लस log of C। यानी अगर आप इस लॉग की बेस मेंशन करें, ln log बेस E, log ऑफ E टू द बेस E ये 1 होता है, तो यही चीज बचेगी जो ये लिखी हुई है। चूंकि हमने इसको इसलिए इस फॉर्म में लाया कि इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, हम यहां लॉग चाहते हैं, लिहाजा log ऑफ P इज इक्वल टू log ऑफ CE पावर मनफी LV ओवर RT आ जाएगा। अब ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि ये CE कैसे आ गया। अब ये log ऑफ A समझ लें, ये log ऑफ B समझ लें, पास्ट टर्म में log मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा log ऑफ C E पावर मनफी LV ओवर RT आ जाएगा। अब दोनों तरफ से एंटी लॉग लें या समझ लें कि log को काट दें, P विल बी इक्वल टू CE पावर मनफी LV ओवर RT। तो ये आपकी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की अनदर फॉर्म है जो कि बड़ी दिलचस्प है। आप ये वाला P, ये आप यू नो वेरी वेल प्रेशर है, C E माइनस ये LV जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन
प्रेशराइजेशन है, ये सी ए कांस्टेंट है और आर का हमें पता है जनरल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर ये भी हमें पता है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की एक फॉर्म तो हमने पढ़ी dP ओवर dt इज इक्वल टू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ओवर T इंटू V2 मनफी V1, और इसकी सेकंड फॉर्म जो है अगर आप चाहें तैयार करना ये करें, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। P इज इक्वल टू CE पार माइनस LV ओवर RT। मैं वंस अगेन कह दूं ये फैक्टर नहीं है और यहां प्लस लॉग ऑफ C आएगा, और ये वाली यहां जो है वो लॉग इसलिए आएगा, लॉग ऑफ E टू द बेस E1 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर ये बिल्कुल हूबहू वही है। तो आप ये बड़ी दिलचस्प इसकी फॉर्म है क्लासियस क्लैपेरॉन या क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। तो आप इसको छोड़ना चाहें तो बेटे छोड़ सकते हैं, तैयार करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। एक्चुअल आपका टॉपिक समझ लें यहां तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अगर